इस चैनल में मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह आपके समक्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय अध्याय में काल विभाजन एवं नामकरण के विषय में व्याख्यान देने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि साहित्य से क्या तात्पर्य है, अर्थात हिंदी साहित्य का जो हम विवेचन करने वाले हैं, उसका काल विभाजन करने वाले हैं, उसका नामकरण हम देने वाले हैं, वो उसमें किस प्रकार के साहित्य आते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रवृत्त विद्वान थे। इन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो रचनात्मक साहित्य थे उनको ही हम साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं, रखते हैं। अब रचनात्मक से क्या तात्पर्य है? रचनात्मक से तात्पर्य है मानव संवेदनाओं, मन के अंतर्गत, व्यक्ति के अंतर्गत जो संवेदनाएं उठती हैं, सुख की, दुख की, राग रस की, आमोद प्रमोद आदि की, जब काव्यात्मक अभिव्यक्ति साहित्य में होती है तब उस साहित्य को हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। किसको नहीं रखते हैं? धार्मिक साहित्य जो विवेचित किया जाता है, धर्म से संबंधित, उसको राजनीति से संबंधित, अर्थ से संबंधित किसी भी प्रकार के साहित्य को हम इसके अंतर्गत अध्ययन में नहीं लेते हैं। अब दूसरी बात, काल विभाजन की आवश्यकता। काल विभाजन की क्या आवश्यकता, जबकि हिंदी का हमें साहित्य मिलता है? तो उसका कारण क्या है? बहुत स्पष्ट कारण है कि संवत 1000 से लेके या 1000 ईस्वी से लेके अब तक बहुत अधिक मात्रा में हमको हिंदी का साहित्य प्राप्त होता है। अब हम उस साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में उसको काल क्रमानुसार रखते हैं। एक तरह का साहित्य जिस प्रवाह में जहाँ तक चलता है वहाँ तक एक समय हो जाता है, फिर दूसरे भाव का साहित्य दूसरे समय से उत्पन्न होता है और दूसरे प्रवाह में चलता है, जहाँ तक वो चलता है वो दूसरा समय हो जाता है। तीसरे प्रकार का वह भाव समाप्त होकर फिर तीसरे तरह का साहित्य जब सृजित होने लगता है तब हम फिर साहित्य का परिवर्तन मानते हैं और वहां से पुनः हम काल बदल देते हैं, समय बदल देते हैं। इस प्रकार हिंदी के विपुल साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन के हेतु हम युग विशेष की विशिष्टताओं के साथ जब विवेचन करते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। एक काल में एक तरह का साहित्य लगभग सृजित हुआ है, इसलिए काल विभाजन आवश्यक है। अगली बात है नामकरण का आधार। नामकरण का क्या आधार होना चाहिए, इस पर विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और बड़ा ही विवेचन किया है। निचोड़ यह है कि एक ही रस की अगर प्रमुखता हो तो उस रस के आधार पर नामकरण होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आपको हम बताते हैं कि भक्ति रस, भक्ति काल में भक्ति रस से संबंधित विपुल साहित्य मिलता है। साहित्य की संख्या ज़्यादा है, हालांकि उस समय और भी प्रकार के साहित्य मिलते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक साहित्य मिलता है भक्ति काल में वह केवल भक्ति रस से युक्त मिलता है, तो उसके अनुसार नामकरण होता है। फिर रचना शैली तथा विषयों की विविधता के आधार पर। अब रचना शैली से क्या मतलब है कि आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं
कि रीति काल में अनेक प्रकार की रचनाएं हुई और सारी रचनाओं में जो रस है, कहीं श्रृंगार है तो कहीं वीर रस है और कहीं लौकिक श्रृंगार की बातें की गई हैं, कहीं भक्ति रस है। तो इस सब चीजों को लेकर तात्पर्य है कि विविध प्रकार के रसों से संबंधित साहित्य की रचना हुई। तो अब इसका नाम कैसे रखा जाए? तो विविध प्रकार के छंदों में रचना हुई है। परंपरा से यह देखा गया कि एक परंपरा भक्ति काल में भी चल रही थी और आदिकाल में भी चल रही थी, अर्थात प्रारंभिक हिंदी युग से एक परंपरा धीरे धीरे चल रही थी। जो इस समय उजागर हुई वह थी छंद का लक्षण, अलंकारों का लक्षण और उदाहरण की परंपरा। इसे रीति कहा गया। रीति माने जो परंपरा से आ रहा है, रीति रिवाज जैसे आप कहते हैं, परंपरा से परंपरा से ये चीजें आ रही थी और यहाँ पे प्रखर हुई, प्रमुख हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि विविध रचना शैली और विषयों की भी विविधता थी। मैंने अभी बताया कि भक्ति, लौकिक श्रृंगार, राधा और कृष्ण का नाम लेकर वीर रसात्मक साहित्य आदि सब कुछ इसमें मिलता है। अच्छा, और अगली चीज है विशिष्ट प्रवृत्तियों की अधिकता। अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, उन प्रवृत्तियों के आधार पर भी नामकरण होता है। अब आपको आसानी होगी, आप जानते होंगे, छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा छायावाद का, रहस्यवाद का। तो ये सारी चीजें जो आपने जो पढ़ी, प्रगतिवाद, तो यह सारी चीजें एक प्रवृत्ति विशेष है, इसलिए उसके नाम पर उसका नामकरण हुआ। अगली बात जो है वह कवि या लेखक के व्यक्तित्व की प्रमुखता के आधार पर। आपने सुना होगा कि भारतेंदु जी का साहित्य जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये भारतेंदु काल है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जब बात हम करते हैं तो कहते हैं द्विवेदी युग है ये। इन सब का क्या कारण है? उसका कारण है कि इस समय इन लोगों के यहाँ साहित्यिक गोष्ठियां हुआ करती थी, जिसमें जिसकी रचनाएं पास होती थी वही जाके मुद्रित होती थी, छपती थी। इन लोगों का व्यक्तित्व इतना प्रखर और बहुमुखी था कि इनके नाम पर ही वह काल रख दिया गया। कहने का तात्पर्य कि नामकरण का आधार इन्हीं सब विशिष्टताओं के आधार पर होता है। अब हम अगली बात आपको बताने जा रहे हैं कि अनेक प्रमुख विद्वानों ने आज तक किस प्रकार से काल विभाजन हिंदी साहित्य का किया है। सबसे पहला नाम आता है गारसे द तासी। ये स्पष्ट देखिएगा, नोट कर सकते हैं, गारसे द तासी। इन्होंने लिखा था इस्त्वार द ला लिटेरात्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। फिर से बोल रहे हैं, इस्त्वार द ला लिटेरात्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसी तरह से लिखिएगा। ये सारे शब्द फ्रेंच भाषा के हैं, इन्होंने फ्रेंच में लिखा था ये सभी चीजें। और उस समय जो इनके पास उपलब्ध साहित्य था उसको इन्होंने 4 भागों में बांटा: आख्यान, आदिकाव्य, इतिहास और काव्य। 4 भागों में बांटा: आख्यान, आदिकाव्य, इतिहास और काव्य। इसमें क्या है? इसमें इन्होंने अनेक जो कवियों के साहित्य मिले उन सबको वर्ण क्रमानुसार रखकर उसको इसमें विवेचित किया है, लिख दिया है, विवेचित किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण साहित्य हमें मिलता है वह है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर
का साहित्य है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। इसमें इन्होंने सारे लगभग 1 सहस्त्र कवियों का नामोल्लेख किया, परिचय दिया, उनके साहित्य का भी उल्लेख किया है, परिचयात्मक है। काल विभाजन इन्होंने नहीं किया। फिर अगला जो बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के साहित्य में नाम लिया जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर से बोल रहा हूं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके अंतर्गत उन्होंने जो विभाजन किया है चारण काल, स्पष्ट देखते जाएं, चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी समय इसका दिया है। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता, इसमें उन्होंने उनका पद्मावत रखा है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर उसके बाद क्या है? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर अगला है मुगल दरबार, अगला भेद है मुगल दरबार। फिर उसके बाद क्या है? तुलसीदास, इनका अलग ही दे दिया है तुलसीदास। मैंने आपको बताया था कि जो प्रभावी लेखक थे उनके नाम से भी नामकरण हुआ है। फिर उसके बाद है रीति काव्य, रीति काव्य। फिर उसके बाद क्या है? रीति काव्य। तदुपरांत तुलसी के परवर्ती, तुलसी के बाद के जो कवि हुए उनका उल्लेख है, तुलसी के परवर्ती। फिर अगला है 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में मिले हुए साहित्य का उल्लेख है। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। फिर विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसके उपरांत मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया साहित्य मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद मिलता है, जिसमें उन्होंने काल विभाजन किया है। इसका इनके द्वारा किया गया काल विभाजन निम्नवत है। आरंभिक काल, आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया। पूर्वांभिक काल 700 विक्रमी से 1343 विक्रमी, उत्तरांभिक काल 1344 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 विक्रमी से 1560 विक्रमी तक, और उत्तर और प्रौढ़ माध्यमिक काल, उत्तर नहीं प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 विक्रमी से 1680 विक्रमी तक माना। फिर उसके उपरांत उन्होंने अलंकृत काल किया। अलंकृत में भी पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 तक, और उत्तरालंकृत काल देख रहे होंगे आप, उत्तरालंकृत काल 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक किया गया। पुनः उसके उपरांत परिवर्तन काल, ये देखिए परिवर्तन काल इन्होंने किया, चौथा विभाग 1890 विक्रमी से 1925 विक्रमी तक। फिर उसके बाद अंतिम विभाजन वर्तमान काल, वर्तमान काल 1926 से
अब तक। इन्होंने उस समय जो उपलब्ध साहित्य था उसके आधार पर काल विभाजन किया है, परंतु आज के शोधों के आधार पर जब उसका विश्लेषण किया गया, उसका शोध किया गया, तो बहुत से उस समय के जो ग्रंथ मिले थे, जो रचनाएं मिली थी, वह अप्रामाणिक मान ली गई और अनेक रचनाओं का काल जो उन्होंने अपनी विभाजन में रखा था वह भी उस काल में न होकर दूसरे काल में मिला, इसलिए यह अमान्य है। उसके उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास उपलब्ध होता है। यह सर्वाधिक विवेचन के उपरांत लिखा गया है शुक्ल जी के द्वारा और यह सबसे अधिक परिष्कृत है और यही विद्वानों ने आधार माना है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का अन्यतम महत्व है। इसमें जो विभाजन दिया गया, पहला वीर गाथा काल। वीर गाथा काल में उन्होंने 12 रचनाएं प्राप्त करी अपने समय में और प्राप्त रचनाएं मुख्य रूप से वीर रस से संबंधित थी, इसलिए वीर गाथा काल नाम दिया। उन 12 रचनाओं में पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, परमार रासो, जय मयंक जस चंद्रिका। फिर से देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, आलखंड और अमीर खुसरो। ये इसका नाम उन्होंने दिया वीर गाथा काल, क्योंकि अधिकांश रचनाएं वीर से संबंधित थी। एक बात यहाँ हम अभी से बता दे रहे हैं आपको, आगे चल के इसका विवेचन होगा कि कालांतर में शुक्ल जी के बाद अन्य बहुत सी रचनाएं धार्मिक भाव से संबंधित, लौकिक भाव से संबंधित अनेक रचनाएं प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वीर गाथा काल अनुपयुक्त माना गया। इसका विवेचन बाद में किया जाएगा। फिर उसके बाद इसका समय उन्होंने दिया संवत 1050 विक्रमी से संवत 1375 विक्रमी तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में 4 प्रकार की प्रवृत्तियां मुख्य थीं। वह प्रवृत्ति कौन कौन सी थी? इसका नाम उन्होंने भक्ति काल दिया। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक, 1375 से 1700 विक्रमी तक था। इसमें 4 प्रकार की मुख्य प्रवृत्तियां थी। पहला, निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी संत। निर्गुण धारा के साथ ज्ञानाश्रयी संत, इसमें सर्व प्रमुख कबीरदास। फिर दूसरा, निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी कवि, वह थे सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी। अगला विभाजन उन्होंने किया सगुण धारा के राम मार्गी भक्त। ऊपर अभी 2 निर्गुण थे, अब नीचे 2 सगुण आएंगे। पहला सगुण धारा के राम मार्गी भक्त, इसके कौन सबसे प्रमुख थे? तुलसीदास, आप सब लोग जानते हैं। सगुण धारा के कृष्ण मार्गी भक्त, ये भी आप जानते हैं, सूरदास का नाम सर्वाधिक लिया जाता है। फिर उसके बाद अगला इन्होंने जो विभाजन किया, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल उसका नाम दिया। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। यह संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक माना गया। इसमें केशवदास, चिंतामणि, बिहारी इत्यादि, इसी में भूषण भी आते हैं जो वीर रस के कवि इत्यादि कवियों को रखा गया। तदुपरांत आधुनिक काल।
आधुनिक काल नाम आया, जिसमें उन्होंने केवल गद्य काल का विश्लेषण किया संवत 1900 से अब तक। गद्य की विधाएं निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को इसमें रखा। इसके उपरांत रमाशंकर शुक्ल रसाल, देख रहे होंगे, रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने विभाजन किया जो एकदम अमान्य है, लेकिन आप जान लें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ये पूरी तरह से अमान्य है। इसके उपरांत डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक उपलब्ध होता है, जिसमें उन्होंने 3 भाग हिंदी साहित्य का किया है। संधिकाल 750 संवत से लेकर 1000 संवत तक। दूसरा चारण काल 1000 संवत से लेकर 1375 संवत तक। फिर उन्होंने भक्ति काल में विभाजन किया है, इसके बाद उन्होंने छोड़ दिया है। तदुपरांत विद्वान लेखक डॉक्टर राम खिलावन पांडे का हिंदी साहित्य का नया इतिहास प्राप्त होता है, जिसमें उन्होंने 6 कालखंडों में हिंदी साहित्य का विभाजन करके आलोचना विश्लेषण किया है। पहला है संक्रमण काल, समय सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। दूसरा संयोजन काल सन 1401 से 1600 ईस्वी। तीसरा संवर्धन काल सन 1601 से 1800 ईस्वी। उसके उपरांत संचयन काल सन 1801 से 1900 ईस्वी। उसके उपरांत संबोधि काल सन 1901 से 1947 ईस्वी। अंतिम है संचरण काल सन 1947 से अब तक। इस विभाजन में अनुनासिकता का विशेष प्रयोग किया गया है। अब आपको मैं यह भी बताना चाह रहा हूं कि एक ही कालखंड पर अनेक विद्वानों ने लिखा है, साहित्य रचना किया है। महत्वपूर्ण विद्वानों की पुस्तकों का उनका नाम मैं उल्लिखित कर रहा हूं। पहला राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्य धारा। दूसरा मोतीलाल मनेरिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य। परशुराम चतुर्वेदी, उत्तर भारत की संत परंपरा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। यह 3 समीक्षात्मक पुस्तकें शोध करके लिखी गई हैं, जिनका इतिहास के नामकरण में, उनके समय निर्धारण में विशेष महत्व है। इसकी समीक्षा ये नोट करके मैंने लिख भी दिया है। अगले वीडियो में उक्त की समीक्षा की जाएगी और उसी समय काल निर्धारण भी आपको करके बताएंगे। पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। आप अपने उत्तर से इसका मिलान अवश्य कर लें। अब आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, अर्थात आज का अध्याय आपको मैंने बताया वह समाप्त हुआ। अगले वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको नोट में बताया,
इन काल विभाजन जो विद्वानों द्वारा दिया गया है, इन काल विभाजनों की समीक्षा की जाएगी और काल निर्धारण किया जाएगा, समय निर्धारण किया जाएगा और नामकरण भी किया जाएगा। इसी संदर्भ में मैं आपसे पुनः ये कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी संदेह हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, डाउट हो, आप कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसमें अपनी समस्या लिख दें और लिखने के बाद हम यथाशीघ्र उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। मेरा यह चैनल, मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। विश्वास है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में भी आया होगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने और शेयर करने में भूल न करें। कृपया इसे अवश्य ध्यान दें। धन्यवाद।